हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा जो रनिंग चैप्टर चल रहा है दैट इज डिबेंचर और हमारा टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर। हमारा आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स में डिस्क्लोजर। डिबेंचर्स बैलेंस शीट में कहां डिस्क्लोज किए जाते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमें यह डिसाइड करने के लिए कि डिबेंचर्स कहां डिस्क्लोज करे जाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है फ्रॉम डेट ऑफ इशू, कितने टाइम पीरियड के बाद उनका रिडम्पशन होना है, उनका मैच्योरिटी पीरियड है। इसी बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि डिबेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग बनेगा या शॉर्ट टर्म बोरोइंग बनेगा। ध्यान से सुने इस बात को कि डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड दैट शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग व्हेन दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 12 months फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अगर हमारे डिबेंचर्स का रिडम्पशन ड्यू होना है 12 महीने के बाद और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा का है, ओके देखो अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है तो हमें देखना है कि 12 महीने के बाद जिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना है वो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नॉन करंट लायबिलिटीज बनेंगे। ऐसे डिबेंचर्स जिनका पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होना है और ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, वो हमें लिखे जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नॉन करंट लायबिलिटीज में। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है कि उसके रिडम्पशन की डेट क्या है, उस बेस पर हमारा डिबेंचर डिसाइड करते हैं कि वो बैलेंस शीट में कहां शो होंगे। अभी हमने एग्जांपल जो लिया है उसमें हमने ये माना है कि हमारे डिबेंचर का जो रिडम्पशन होना है वो 12 महीने के बाद होना है, 1 साल से ज्यादा उनका रिडम्पशन जो पीरियड है फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो हम उसे कहां दिखाएंगे? हम उसे दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में। कैसे शो करना है बैलेंस शीट में इसे? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज। सबसे पहले आपने हेड डाला इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसका इक्विटी लायबिलिटीज मैंने आपको बताया था जब हम शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट कर रहे थे कि हमारे 4 हेड होते हैं। हमें तीसरा हेड लिखना है नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हम इसको एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं सिर्फ डिबेंचर्स के रिगार्डिंग। तो नॉन करंट लायबिलिटीज का सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 1 ये प्रेजेंट करता है कि हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक नोट बनाया है। इस नोट में हमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और हमने लिखा 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये आ गए 10 लाख के, और ये हमने यहां पर प्लेस कर दिया क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया है उसके अकॉर्डिंग इन डिबेंचर्स का पेमेंट होना है 12 मंथ के बाद। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा है, तो ये बन गए हमारे नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ओके, अब हम करेंगे कि जब डिबेंचर्स ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो डिस्क्लोजर है व्हेन डिबेंचर ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग और करंट लायबिलिटी। बच्चों, ये हमारी चॉइस पर नहीं होता कि कभी हम उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग मान लें या कभी हम उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग मान लें। मैंने आपको बताया इसका डिसीजन हमारे किस बेस पर होता है? उसके रिडम्पशन के बेस पर होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो बैलेंस शीट बनाया वहां डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा था मोर देन 12 मंथ, मतलब 12 महीने के बाद, या हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 12 महीने से अगर ज्यादा का है तो उसके बाद। तो ऐसे डिबेंचर्स हमारे कहलाएंगे लॉन्ग टर्म। बट यहां इस क्वेश्चन में हमने जो क्या लिया है कि ऐसे डिबेंचर्स जिनका रिडम्पशन विद इन 12 मंथ होता है, विद इन 12 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। इसको डिस्कस करते हैं। देखिए,
debentures are classified and shown in the balance sheet under the main head current liabilities and subhead short term borrowing when they are due for redemption within 12 months. अगर हमारे डिबेंचर्स हमारे बैलेंस शीट की डेट से विदिन 12 मंथ रिडीमेबल हैं तो ऐसे डिबेंचर्स हमारे करंट लायबिलिटीज के अंडर में आएंगे। और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा का है। देखो एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ का है, 12 महीने से ज्यादा हो गया ना, 15 मंथ का है, तो ऐसे सभी डिबेंचर्स जो 13 मंथ 14 मंथ्स में रिडीमेबल हैं वो भी हमारे शॉर्ट टर्म ही माने जाएंगे। तो अब 12 महीने वाला कंसेप्ट बदल गया ना, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि 12 महीने से ज्यादा वाले जो भी डिबेंचर्स होंगे रिडीमेबल वो सब बनेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पर अभी मैंने आपको बताया कि 14 मंथ्स में रिडीमेबल हैं पर फिर भी उसे हम शॉर्ट टर्म मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि इस बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 15 मंथ्स है। अब हमें 12 महीने का कंसेप्ट नहीं देखना, अब हमें 15 महीने का कंसेप्ट देखना है। 15 महीने के अंडर में जो होगा वो शॉर्ट टर्म और 15 महीने के जो बियॉन्ड चला जाएगा वहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा। और अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 या 12 से कम है तो फिर हमारा कंसेप्ट क्या चलेगा? फिर 12 महीने का कंसेप्ट चलेगा। ऐसे डिबेंचर्स जो 12 महीने के अंदर अंदर पेड हैं, रिडीमेबल हैं, वो शॉर्ट टर्म, और 12 से ज्यादा रिडीमेबल हैं टाइम पीरियड में, वो हमारे लॉन्ग टर्म। तो ऑपरेटिंग साइकिल हमारा जो 12 महीने वाला जो कंसेप्ट है वो चेंज कर देती है अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, 15 या 18 महीने, तो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस हिसाब से डिसाइड करेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल से। अगर 15 महीने हैं जैसे ऑपरेटिंग साइकिल, तो 15 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म, 15 महीने के बियॉन्ड लॉन्ग टर्म। बट अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? फिर हम 12 महीने से डिसाइड करेंगे, फिर 12 मंथ चलता है अगर कम है ऑपरेटिंग साइकिल तो हम 12 मंथ्स के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग और 12 मंथ्स के बियॉन्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हमने डिबेंचर्स अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग माने जाते हैं तो उसके ऊपर एक बैलेंस शीट ड्रॉ किया है। एग्जांपल ये है कि गगन लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपए वाले, जिनका रिडम्पशन होना है 31 जनवरी 2021 में। और आपकी बैलेंस शीट की डेट क्या है बच्चों? बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2020। यहां पर हमें यह नहीं बताया गया कि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हम 12 मंथ ही लेंगे। हम 12 मंथ के बेस पर डिसाइड करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहां देखें कि 31 मार्च 2020 से 31 जनवरी 2020 का जो टाइम पीरियड है, टेन्योर पीरियड है, वो कितना है? इट इज ऑलमोस्ट 10 मंथ्स। ठीक है, तो ये हो गया ना विद इन 12 मंथ। तो ये हमारा क्या ट्रीट किया जाएगा? ये ट्रीट किया जाएगा करंट लायबिलिटीज। देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आपने लिखा करंट लायबिलिटीज, क्योंकि इस बार वो करंट लायबिलिटीज के हेड में जाएगा, और उसका सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 1, फिर हमने नोट नंबर बनाया शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। यहां मैंने मेंशन कर दिया उसका ड्यू डेट, मैच्योरिटी पीरियड। ओके, तो हमने दोनों पॉइंट सीखे कि कब डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा, कब डिबेंचर्स को शॉर्ट टर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया कि डिबेंचर जो हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म भी हैं, इन सम केस शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है उनके मैच्योरिटी पीरियड पर। ये हम लोगों ने डिस्कस करा। अब एक और पॉइंट है हमारा कि व्हेन डिबेंचर्स ट्रीटेड एज अ करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। करंट मैच्योरिटी बच्चों,
नॉर्मली जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं दे आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग. हाउएवर when part of debentures becoming due for redemption within 12 months, part of debentures due for redemption within 12 months from the date of balance sheet of within the period of operating cycle is shown as current maturities of long term debt under the head current liabilities. तो भी एक नया पॉइंट अराइज हुआ कि अगर डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म हैं, हम उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो कर रहे हैं, बट अगर उसका कोई एक पार्ट जो रिडम्पशन के लिए तैयार है विद इन 12 मंथ्स, तो अब हमें जो टोटल डिबेंचर्स है वो तो दिखाना होगा करंट नॉन करंट लायबिलिटीज के सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, पर उसका वो हेड जो विद इन 12 मंथ में या ऑपरेटिंग साइकिल में रिडम्पशन के लिए तैयार है, वो आप लॉन्ग टर्म में कैसे दिखा सकते हैं? उसको आपको दिखाना होगा करंट लायबिलिटीज में. आप उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी नहीं दिखा सकते, वो हमारा है अदर करंट लायबिलिटी सब हेड. अभी हम एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं. सपोज आपने 4000 डिबेंचर इशू करे 100 रुपए वाले, ₹4 लाख. अब इन डिबेंचर्स को आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो हर साल आपका रिडम्पशन कितने रुपए का होगा? 1 लाख का. तो 4 लाख में से जो 1 लाख है वो उनका रिडम्पशन होना है विद इन 1 ईयर, तो वो कहलाएंगे करंट लायबिलिटीज के अदर करंट लायबिलिटीज. और बाकी जो 3 लाख हैं बच्चों, जिनका रिडम्पशन अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, वो कहलाएंगे लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज के सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग में. तो तभी यहां लिखा है डिबेंचर्स नॉर्मली तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं, बट उनका अगर कोई पार्ट इस रेडी फॉर रिडम्पशन विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ. ये बात मुझे बार बार बोलनी पड़ती है जिससे इस बात को समझें कि वैसे तो हमारा 12 मंथ का कंसेप्ट रहता है, पर अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो हमारा कंसेप्ट 12 महीने नहीं रहता, फिर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल रहता है. ठीक, तो उसका वो पार्ट, हमारे टोटल डिबेंचर्स का वो पार्ट जो विद इन 12 मंथ में रिडीमेबल के लिए तैयार है, वो दिखाया जाएगा करंट लायबिलिटीज के सब हेड करंट मैच्योरिटीज में, और बाकी लॉन्ग टर्म में नॉन करंट लायबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरिंग में. तो यहां मैंने जो एग्जांपल लिया वहां मैंने सिर्फ आपको वो जो पार्ट जो रिडम्पशन के लिए तैयार है मैंने वो टेकअप किया है. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, उसका हेड अदर करंट लायबिलिटीज. जबकि हमने पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था करंट लायबिलिटीज का शॉर्ट टर्म बोरोइंग. यहां ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, ये हमारे टोटल डिबेंचर्स का वो पार्ट है जो विद इन 1 ईयर में पेमेंट के लिए तैयार है. इसको हम अदर करंट लायबिलिटीज कहेंगे. अदर करंट लायबिलिटीज दैट मींस करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट. लॉन्ग टर्म डेब्ट का जो करंट मैच्योरिटी है, जो मैच्योरिटी के लिए तैयार है. ये 1000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 1 लाख. आई होप इट इज क्लियर. हमने तीनों प्रेजेंटेशन सीख लिए. जब डिबेंचर ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, when debenture treated as a short term borrowing, when debenture treated as a current maturities of long term debt. ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे.